तुम्हारे पास पैसा बचा भी है। तुम तो अभी 3.8 बिलियन कलेक्टिबल्स पर उड़ा चुके हो। लेकिन मैं काम था, मैं जानता था जिसने बोली लगाई है वो पेमेंट भी करेगा। सुयाओ ने फाइनली बोली बढ़ाई 4.1 बिलियन। लियू ने सिर्फ 100 मिलियन का छोटा जंप दिया, मतलब वो भी लिमिट पर थी। फिर पीछे बैठे कुछ लोग बोले 4.2 बिलियन। शायद सोच रहे थे लियू का पैसा खत्म हो गया। मैंने आवाज लगाई 4.5 अरब। फिर 5 अरब। हॉल पूरा शौक में था। सुयाओ ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पता था कि जमीन खरीदना तो बस पहला खर्च है, असली पैसा डेवलपमेंट में लगेगा। वो अनश्योर थी कि मेरे पास इतना कैपिटल है भी या नहीं। उसने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर लिन, इस जमीन पर आगे क्या प्रोजेक्ट बनाना है ये भी सोचा है? डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। उसने और बोली नहीं बढ़ाई। 5 बिलियन उनकी आखिरी लिमिट थी और इस तरह वेस्टर्न सबर्ब्स की जमीन 5 बिलियन में ऑफिशियली मेरी हो गई। ऑक्शनियर की मूर्ति जैसी हथौड़ी नीचे गिरी और क्राउड तालियों में फट पड़ा। मैंने धीरे से खुद से कहा, अबे ये जमीन लेकर क्या करूंगा? बस बिडिंग का मजा आ रहा था, दिमाग ही नहीं लगाया। पास से गुजरती सुयाओ ने यह सुना और लगभग गिर ही पड़ी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये बंदा मजे में 5 बिलियन जला आया। और हाँ, ये सब इनडायरेक्टली शंजा की गलती थी। अगर उसने जमीन का जिक्र ही नहीं किया होता तो मैं शायद इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो ये जमीन, मैं थोड़ी देर सोचता रहा और फिर दिमाग से उतार दिया, बाद में देख लेंगे। अभी सबसे जरूरी था पेमेंट पूरा करना। मैंने सुबियान हुआ का ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और आसानी से पेमेंट कर दिया। सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, आज रात सुशी चैरिटी ऑक्शन में 8.9 अरब युआन खर्च पूरा किया। टास्क रिवॉर्ड गुणा 3 होकर 26.7 अरब युआन अभी तुम्हारे सेविंग अकाउंट में डाल दिए गए हैं। साथ में सुबियान हुआ ने मेरे लिए एक एक्सक्लूसिव बॉडीगार्ड टीम भी असाइन कर दी थी और उनके पास एक 7 सीटर सुबियानुआ वैन भी थी। आज का रिवॉर्ड सुनकर मेरा मूड पूरा चहक गया। जस्ट लाइक दैट, जैसे नींद में पड़े आदमी को कोई सिरहाना पकड़ा दे। मैं सोच रहा था इतने सारे सामान को सुरक्षित शिन्यू कैसे ले जाऊंगा। अब बॉडीगार्ड्स आ गए थे तो टेंशन ही नहीं बची। मैं सिस्टम से पूछने ही वाला था कि ये लोग आए कहाँ से। तभी मैंने देखा 7 सूट पहनकर आदमी सीधे मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, साफ पता चल रहा था कि ये वही बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें सुबियान हुआ ने मेरे लिए भेजा है। 7 आदमी एक साथ झुककर सलाम करते हैं। उनकी मूवमेंट्स इतनी सिंक्रोनाइज थी कि मुझे 1 सेकंड को लगा मेरी 3 बेडरूम वाली अपार्टमेंट की ईएमआई फिर से कट गई हो। मैंने कहा, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, ये सारे सामान मैंने अभी खरीदे हैं, इन्हें गाड़ी में लोड कर दो और मुझे सेफली घर पहुंचा दो। मैं उसी प्रिंसिपल पर चलता हूँ, जब तक मैं शर्मिंदा नहीं दूसरों को शर्म आती रहे। 7 बॉडीगार्ड्स टाइटल डॉक्यूमेंट्स उठाए चल पड़े। बाकी वेसिस और डायमंड मैंने खुद पकड़ लिए। हम निकल गए और मेरे जाते ही वहीं पर सुमिन्या और बाकी लोग पहुंच गए। वो शौक में एक दूसरे को देख रहे। माओ, आज रात ये बंदा ऐसे आया जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक, सबको ऑफ गार्ड कर दिया। उस वेस्टर्न सबब वाली जमीन को तो उसने झटपट उठा ही लिया। माओ ने कहा, मुझे नहीं लगता उसके बस की बात थी। किसी ने पूछा, क्या जमीन वापस उससे छीनी जा सकती है? लियो ने कहा, उसकी बोली देखकर नहीं लगता कि वो 5 बिलियन की कमी में है। ऊपर से उसके बॉडीगार्ड्स भी नॉर्मल नहीं लग रहे, लेजिट हाई लगते हैं। सुमिन्या ने सोचा, मैं तो ये सोच रही थी कि उससे पार्टनरशिप की जाए। वो जमीन सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि साक्सिया ने जिक्र कर दिया। मतलब उसके पास कोई प्रॉपर प्लान अभी है नहीं। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो वो मना भी नहीं करेगा। लियो बोला, अगर मैं उसे शामिल करा लूं तो फंडिंग की टेंशन 0 हो जाएगी। लुआन ने कहा, सच में? उसने 8 बिलियन यूं ही उड़ा दिए। ये तो पुराने रिच क्लैंस जैसा पैसा है, सेंट्रीज वाला। डर लगता है ऐसे लोगों से। उन्हें क्या पता था, मैं खुद इस बात से अनजान था कि ऑक्शन खत्म होने के बाद मेरा पैसा, मेरी जमीन, सब पर नजरें टिक चुकी थी। मैं फिलहाल शाइनी हुआ लौट रहा था। 7 बॉडीगार्ड्स मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे। विलिनोवन इतना बड़ा विला था कि 7 बॉडीगार्ड्स आराम से वहीं रह जाएं। मैंने कहा, सामान मेरे कमरे में रख दो, बाकी तुम सब कोई भी कमरा ले लो, बस मास्टर बेडरूम मत लेना। सबने ओके कहा। 7 लोग सामान लेकर मेरे रूम में दाखिल हुए, एक पल भी दाएं बाएं देखे बिना। सामान रखकर तुरंत बाहर निकल गए। मैंने अपनी कलेक्शन को डिस्प्ले कैबिनेट में सेट किया। लाल जेड फिनिक्स को डेस्क पर रखा, बाकी ज्वेलरी ड्रेसिंग रूम में रख दी। तभी सिस्टम की नई नोटिफिकेशन आई, मिशन इश्यूड, आज रात 12 बजे से पहले 5 मिलियन खर्च करो। कार्ड स्वाइप हमेशा बाएं हाथ से करना। सुबह उठकर ये पढ़ा तो मेरा चेहरा ब्लैंक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराना मीम, आज लेफ्ट फुट पहले जमीन पर पड़ा इसलिए गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। पर खैर, जो भी सिस्टम मांगे करना ही पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट भी मुश्किल नहीं थी, बस बाईं हाथ से स्वाइप करना। मैंने घर पर आराम से नाश्ता किया और अपनी पुरानी रेंटेड जगह की तरफ ड्राइव किया। भले शू हुआ, मैं शिफ्ट हो चुका था, पर पुराने घर में अभी भी काफ़ी सामान पड़ा था। अब जॉब भी छोड़ दी थी और मेरे पास 7 बॉडीगार्ड्स थे, तो मैंने सोचा आज ही सब मूव कर दूं ताकि लैंडलेडी नए टेनेंट्स ढूंढ सके। मैंने बॉडीगार्ड्स से कहा, तुम लोग यहीं वेट करो, मैं सामान पैक कर लूं फिर तुम्हें बुलाता हूँ। मैं उन्हें ऊपर ले जाना चाहता था, पर छोटा सा 1 बेडरूम फ्लैट 7 लोगों के साथ क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा था। मैं दूसरी मंजिल के फ्लैट में गया।
कपड़े, जूते और बाकी पर्सनल आइटम्स जल्दी जल्दी पैक किए और फिर लैंडलेडी को कॉल लगाया। कॉल तुरंत उठ गई। हाँ बेटा बोलो। उसकी एनर्जेटिक वॉइस सुनकर मूड अच्छा हो गया। मैंने कहा, आंटी मैंने मूव आउट करने की बात की थी ना, आज मूव कर रहा हूँ, चाबी कब लौटाऊं? वो बोली, ओह बेटा मैं तो अभी बीजिंग में ही नहीं हूँ। ऐसे करो, मेरी बेटी को कॉल कर लो, वही कीज ले लेगी, मैं उसका नंबर भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद नंबर और वॉइस मैसेज दोनों आ गए। बेटा ये मेरी लड़की का नंबर है, इसे कॉल कर लो। मैंने उन्हें एक ओके इमोजी भेजा और नंबर डायल किया। पहली कॉल काट दी गई। अजीब लगा, पर स्ट्रेंजर नंबर देखकर कई लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मैंने खुद को काम किया और दोबारा कॉल किया। इस बार कॉल लग गई और वहीं से असली कहानी शुरू होती है। फोन कनेक्ट होते ही मैंने कहा, हेलो, ये मिस शक्सन का टेनेंट बोल रहा हूँ। तुम्हारी दादी ने तुम्हारा नंबर दिया था, मुझे अपना लीज टर्मिनेट करना है और चाबी लौटानी है, लेकिन लैंडलेडी की दादी यहाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने तुमसे कांटेक्ट करने को कहा। चाबी कैसे दे दूं ताकि दोबारा कॉल कट ना हो? मैंने तुरंत अपना परिचय साफ साफ बताया और फटाफट पूरी बात समझा दी। फोन के उस तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर एक काल्म सी आवाज आई, मिस्टर लिन, ये सुयाओ है, सुजो अंक्शन हाउस से। ओह हाँ, याद आया, इसीलिए आवाज जानी पहचानी लग रही थी। मिस्सू, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो मिस्सू, तुम चाहो तो मैं चाबी मेल कर दूं या तुम्हें सीधे दे दूं? मिस्टर लिन, मुझे आपसे एक बात डिस्कस भी करनी है। लेट्स मीट। सुमिंगयाओ, तुम्हें तो याद ही होगा कि मेरे पास अब भी वेस्टर्न सबर्ब्स वाली जमीन है। ठीक है, कब और कहाँ? आज दोपहर 3 बजे वेस्टर्न रीजन के कैफे में। मेरे पास वैसे भी इस समय सिर्फ टाइम ही था। बिना सोचे मैंने हाँ कह दिया। कॉल कटते ही मैंने एक क्लीनिंग आंटी को बुलाया, पूरा घर अंदर बाहर साफ करवाया, वीडियोस और फोटोज ले लिए और फिर निकल पड़ा। टाइम हुआ था 1:30 PM। वेस्टर्न रीजन का कैफे जो सू ग्रुप बिल्डिंग के पास था, वहीं पहुंचना था। कोइंसिडेंटली सुमाओ और मैं एक ही वक्त पहुंचे। आज की सुयाओ की वाइब कल की ऑक्शन वाली क्वीन जैसी नहीं थी, बिल्कुल कंपोज्ड, काम, एलिगेंट। चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कैफे में घुसा, थोड़ी नजर दौड़ाई और विंडो के पास वाली 4 सीटर टेबल चुन ली। यहीं बैठते हैं। सुमाओ ने ग्रेसफुल तरीके से बैठते हुए सिर हिलाया। वेटर आया। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? मैंने मेन्यू देखा और कामली बोला, ब्लैक कॉफी फॉर मी, कैपुचिनो फॉर हर। ऑर्डर देकर वेटर चला गया। मैंने अपनी पॉकेट से रेंटल अपार्टमेंट की निकाली और सुमाओ को पकड़ाई। कमरा खाली है, मैंने पूरा साफ भी करा दिया है। सुयाओ थोड़ा हक्का बक्का रह गई। उसे लगा होगा कि मैं पहले थोड़ा फॉर्मेलिटी करूंगा, कुछ बातें बनाऊंगा, लेकिन उसे मेरा काम पहले वाला एटीट्यूड अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर लिन, सब बहुत नीट है। कॉन्ट्रैक्ट मैं लेकर आई हूँ, एक नज़र डाल लो। उसने 2 कॉपीज टेबल पर रखी। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने में सुपर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सिस्टम था। सिस्टम ने कंफर्म किया कि सब ठीक है तो मैंने कॉन्फिडेंटली साइन कर दिया। तभी वेटर हमारी कॉफ़ी लेकर आ गया। मैंने कॉफ़ी उठाई और कहा, तो मिस सू, आप मुझसे बात किस बारे में करना चाहती थी? सुयाओ ने सीधा मुद्दे पर आती हुई कहा, मिस्टर लिन, आपको कल की ऑक्शन याद होगी। हम लोग सिर्फ वेस्टर्न सबर्ब्स वाली ज़मीन पर बोली लगाने आए थे, लेकिन आपने अचानक आकर उसे ले लिया। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपने ये प्लॉट यूं ही एक इम्पल्स में खरीद लिया। आपका शायद कोई डेवलपमेंट प्लान अभी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो। उसने अपने बैग से एक वेल प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट निकाला और मेरे सामने रखा। आई ओपनड इट। ये एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट डेवलपमेंट प्लान था और मेरी जमीन उस पूरे प्लान के बीच में परफेक्ट स्लॉट में फिट हो जाती थी। लोकेशन सच में काफी कन्वीनियंट था, लेकिन एक बात मुझे खटकी। इतनी बड़ी कंपनी एज यू ग्रुप वो एक क्रूशियल जमीन कैसे मिस कर सकती है? ये तो पहले से सिक्योर्ड होनी चाहिए थी। सुयाओ ने हल्की सी इरिटेशन छुपाते हुए सोचा। असल में प्लॉट को ऑक्शन पर इंटेंशनली रखा गया था ताकि प्रोजेक्ट को अधिक एक्सपोजर मिले। कोई भी समझदार आदमी सू ग्रुप से टक्कर नहीं लेता, पर कल एक अचानक पैदा हुआ जिंदा बेवकूफ आ गया, यानी मैं। उसने लगभग दांत भींच कर कहा, की पॉइंट ये है कि आपने बोली जीत ली, बस। उसकी बात में 3 हिस्सा ताना था, 3 हिस्सा फ्रस्ट्रेशन और 4 हिस्सा मजबूरी। मैंने कहा, देखो, कोऑपरेशन में मुझे कोई इशू नहीं। वर्स्ट केस में अगली ऑक्शन में तुमसे कम्पीट नहीं करूंगा। सुयाओ ने भौं उठाई। मिस्टर लिन, क्या तुम नेक्स्ट टाइम फिर बोली लगाने की सोच रहे हो? नहीं बोल सकता, लेकिन फिलहाल हम वेस्ट सबर्ब रिसोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कूनेप्रेशन चलेगा, लेकिन टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सच कहूँ तो मैंने प्लॉट खरीदते वक्त इतना डीप नहीं सोचा था। अगर सुयाओ कोऑपरेशन के लिए ना आती तो शायद किसी वक्त मैं जमीन बेच भी देता, पर बिग कंपनी से पार्टनरशिप में पैसा बैठे बैठे आए, ये भी बुरा नहीं होता। उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट सामने रख दिया। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो पूरा मूड खराब हो गया। मेरी जमीन पूरे प्रोजेक्ट का 10% एरिया कवर करती है, लेकिन मुझे सिर्फ 5% डिविडेंड मिल रहा था और डेवलपमेंट पीरियड में मेरी जमीन की पूरी राइट्स सू ग्रुप के पास रहती। मतलब मैं लिटरली अपनी जमीन फ्री में दे दूं, बिना इनकम के। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बंद किया और काल्मली कहा, देखो मिस्सू, मैं इन बिग बिग प्रोजेक्ट्स को डिटेल में नहीं समझता। तुम एडवांटेज भी उठा लो तो शायद मुझे पता भी न चले, बट मुझे रेंट बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में पार्टनर नहीं बनूंगा। मैं बस अपनी ज़मीन पर तुम्हारे प्लान के हिसाब से रिजॉर्ट बनवा दूंगा,
लेकिन तुम हर क्वार्टर रेंट दोगी। लैंड एज इक्विटी अच्छा लगता है, लेकिन जब तक रिसोर्ट प्रॉफिट में नहीं आता मैं बेसिकली जमीन फ्री में देता रहूंगा। लेकिन रेंट रेंट तो डे वन से आता है। पैसे कितने मिलेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक स्टेबल इनकम चाहिए। सुमा को यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं ऐसा ऑफर दूंगा। ये प्रपोजल उसके दिमाग से बाहर था। अब तक जिसने भी सू ग्रुप के साथ डील की थी वो सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी से परेशान रहते थे, इसलिए ये आइडिया सुनकर वो एक सेकंड के लिए हिल ही गई। मिस्टर लिन, तुम्हारा सजेस्शन काफी नया है, उसने कहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट अकेले मेरे हाथ में नहीं है। मुझे बाकी डायरेक्टर्स से मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जवाब दे पाऊंगी। सू ग्रुप की प्रेसिडेंट होने के नाते उसके हर सेकंड की कीमत थी। इतना टाइम निकालकर मेरे साथ कॉफी पीना ही उसके लिए बहुत था। जाते जाते वो बिल भरना भी नहीं भूली। मैंने अपनी कैपुचिनो खत्म की और आराम से कैफे से बाहर निकला। कुछ ही दूर चलकर मैंने एक बिस्पोक सूट शॉप देखी। अंदर गया तो एक बिल्कुल स्टाइलिश मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। अगर वो खुद नहीं बताता कि उसकी उम्र 50+ है तो मैं उसे 30 समझ लेता। मुझे सूट्स हमेशा से पसंद हैं और उनकी डिस्प्ले देखकर पहली नजर में ही दिल आ गया। ये हमारा रेगुलर स्टाइल है, उसने कहा। तुम देख लो कौन सा चुनते हो, बाद में उसका प्रॉपर डिजाइन बना देंगे। उसने एक मोटी बुक दी जिसमें अलग अलग सूट्स के डिजाइन्स भरे थे। मैंने कुछ पन्ने पलटे और तुरंत एक इटालियन स्टाइल सूट चुन लिया, ब्लैक कलर में। फाइनल डिजाइन तो वंगोफू मुझे बाद में भेजेगा ही। मैंने अपना नंबर छोड़ा, 50,000 युएन का डिपॉजिट दिया और हाँ, कार्ड स्वाइप करते हुए लेफ्ट हैंड यूज करना भी याद रहा। 5 मिलियन के सामने ये कुछ भी नहीं था, लेकिन स्पेंडिंग टास्क का पैसा मैं कभी नहीं छोड़ता। सूट शॉप से निकलकर मैं वापस अपनी कार की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो गोनन खड़ी थी। डैम, अब ये यहाँ क्या कर रही है? और इसे पता भी है ये जगह कौन सी है। ये पूरा एरिया सू ग्रुप का हाई एंड जोन था। आसपास बस टॉल बिल्डिंग्स और व्हाइट कॉलर लोग। मैं उसे ये थोड़ी बता देता कि अभी अभी मैंने सू ग्रुप की प्रेसिडेंट के साथ कॉफी पी है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर साफ था वो मानती भी नहीं। उसने कहा, कल तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो, परसों दादाजी का 80वां बर्थडे है, आज ही चलो। तुम्हारे लिए सूट तैयार करवाना है, बैंक्वेट में आना पड़ेगा, ये फैमिली मैटर है। मैंने उसे सीधे कहा। कॉल भी नहीं किया और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं खुद आकर एम्बेरसमेंट ढूंढूं। और तुम लोग अडॉप्ट करके बैंक्वेट में अनाउंस करना चाहते हो कि मैं गू फैमिली का गॉडसन हूँ, सिर्फ दिखावे के लिए। गुआनन का चेहरा कठोर हो गया, पर मैं रुकने वाला नहीं था। 21 साल हो गए। तुम लोग कहते हो मैं तुम्हारे गू फैमिली का बेटा हूँ जो बर्थ पर स्विच हो गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ने मुझे कभी 1 रुपया भी दिया? कभी पूछा मैं कैसे जी रहा हूँ? तुम्हारे गुबाई को हर महीने लाखों मिलते हैं, मेरा हिस्सा कहाँ है? मेरी बातों ने उसे पूरी तरह शांत कर दिया। वो बस देखती रह गई, कोई जवाब नहीं। मैंने आगे कहा, मैंने बहुत इजी लिया है, वरना 1 मिलियन पर मंथ के हिसाब से 21 साल का हिसाब लगाऊं तो 250 मिलियन बनता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो, बायोलॉजिकल सिस्टर हो, कंपेंसेशन देना तो बनता है। ग्वानन के पास बोलने को कुछ नहीं था। गू फैमिली की रेपुटेशन थी, पर इतनी हैवी अमाउंट लाना उनके बस में नहीं था। सारा पैसा कंपनीज में घूमता है। खैर, मैंने कहा, मैंने कह दिया, मैं गू फैमिली वापस नहीं आने वाला। बस जब मुझे देखो ऐसा बिहेव करना जैसे मुझे जानते ही नहीं। तुम्हारी बेइज्जती वाली फैमिली ड्रामा चीजें मुझे पसंद नहीं। मैं उसके पास से निकलकर पोर्श में बैठा, एक्सेलरेटर दबाया और निकल गया। पीछे नैनी वैन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। गुआनान बस एक चीज सोच रही थी, ये पोर्श कब लिया? लेकिन उसके सोचने से पहले उसका फोन बज गया। गोइकिन कॉलिंग। मुझे उसकी टेंशन से कोई मतलब नहीं था। स्पेंडिंग प्लान पूरा करने के लिए मैं सीधे पहुंच गया कैपिटल की सबसे फेमस एंटीक स्ट्रीट। गोल क्लियर था, पैसा खर्च करना। एंटीक की वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था वो करना था। रोड साइड वेंडर्स खरीदारों को खींच रहे थे, पर मेरा टारगेट था एंटीक शॉप्स। कई दुकानों को कंपेयर करके आखिर मैं जुबोजी नाम की शॉप में घुसा। नाम ही शुभ लगता था। अंदर बस एक बूढ़ा आदमी था जो शांति से चीजें पहुंच रहा था। मुझे देखकर उसने ग्रीटिंग भी नहीं किया। यही देखकर लगा ये शॉप सचमुच पुरानी और असली है। मैंने कहा, मुझे एक जिशा टीपॉट सेट और टी वेयर चाहिए। शिन्यू हाउफू वाली टी रूम में अभी तक टी सेट मिसिंग था। आज की स्पेंडिंग मुझे उसी का याद दिला गई। वो बूढ़ा आदमी पहुंचना रोककर मेरी तरफ मुड़ा। यंग मैन, तुम्हें टी की समझ है? मैं हंस पड़ा। नहीं अंकल, टी की समझ नहीं है, पर मेरे टी रूम में टी सेट की कमी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। प्राइस मैटर नहीं करता, मुझे बस पैसे उड़ाने हैं। टी का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो फिर जीशा टी पॉट क्यों खरीदूं? बाहर से कोई मॉडर्न सेरेमिक टी सेट भी ले सकता हूँ। इसका मतलब साफ था कि बूढ़ा मुझे बेचने के मूड में नहीं था। वो बोला, बेच दूं कैसे? अगर सच में खरीदना है तो पहले मेरा एक छोटा सा टेस्ट पास करो, तभी ये जिशा टी सेट दूंगा। मैंने थकान भरी निगाह से पूछा, कौन सा टेस्ट? अंदर ही अंदर सोच लिया था कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे। बूढ़ा बोला, डर मत, कठिन नहीं है। बस मुझे टी ब्रू करते हुए ध्यान से देखो और जैसे मैं बनाता हूँ तुम उसी तरह एक पॉट बना दो। अगर बन गई, टेस्ट पास। वो मुझे दुकान के अंदर टी रूम में ले गया।
टेबल पर एक खूबसूरत जीशा पिक्सू टी पेट रखा था। उसे देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मन में सोचा, अगर टेस्ट पास हुआ तो टी सेट के साथ ये टी पेट भी ले जाऊंगा। सिप लेते हुए इसे क्लीन करना भी मजेदार रहेगा। मैंने बूढ़े से कहा, डन, डील। वो टी ब्रू करने लगा और मैं पूरी अटेंशन से हर एक मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। एंटीक बेचने वालों में एक अलग ही वाइब होती है। टी सेरेमनी का मैंने कभी टच नहीं लिया था, पर सीखने का मन हो रहा था। मेरी मेमोरी ऐसी थी कि उसके हर स्टेप को मैं एकदम परफेक्ट तरीके से मिमिक करने लगा और आखिर में मैंने सच में एक पूरा पॉट परफेक्टली ब्रू कर दिया। बिंगजन ने मुझे देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। वाह यंग मैन, तुम में टैलेंट है। सच नहीं लगा था कि पहली बार में कर लोगे। वो बोला, ये जिशा टी सेट मेरे एक दोस्त से मिला था। सॉन्ग डायनेस्टी का है, फैमिली हीरियम जैसा। अगर घर की हालत खराब ना हुई होती वो इसे कभी नहीं बेचते। प्राइस 2 मिलियन, टेक इट। मैंने टी सेट उठाकर गौर से देखा। मुझे खास पहचान नहीं थी, पर उसका टेक्सचर और फील रॉयल था। मैंने पूछा, कार्ड चलेगा? और अपनी ब्लैक गोल्ड कार्ड लेफ्ट हैंड में पकड़कर दे दी। बिंगजन कार्ड देखकर एक पल को रुक गया। अच्छा, आज बड़ा अमीर कस्टमर आ गया है। उसने सब पैक कराया और बोला, केयरफुल रहना। दुकान से बाहर निकलने के बाद अगर टूट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। एंटीक स्ट्रीट का यही रूल है, काउंटर छोड़ते ही कोई रिटर्न नहीं। बायर और सेलर दोनों की जजमेंट पर डिपेंड करता है। लिंचर्ड पीछे से मेरे सारे सामान उठा चुका था। बिंगजन बॉडीगार्ड देखकर थोड़ा चौंका, पर समझ गया कि ऐसी जगह अमीर लोग सुरक्षा लेकर आते हैं। पेमेंट के बाद मैं एंटीक स्ट्रीट में आगे बढ़ गया। कहीं कुछ हजार, कहीं 10-15 हजार। देखते देखते सारे खरीदारी में वो बचा हुआ 0.95 मिलियन भी उड़ गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, कंजम्पशन टास्क, 5 मिलियन आज रात 12 बजे से पहले खर्च करो। कार्ड हमेशा लेफ्ट हैंड से स्वाइप करो। टास्क कंप्लीटेड। रिवॉर्ड 20 मिलियन क्रेडिटेड। एमरल्ड लेक साइड कम्युनिटी ओनरशिप बैकपैक में भेज दिया गया। मैं उसी समय पुराने कॉइन्स के एक स्टॉल के सामने रुका था। पीछे मुड़कर देखा तो लोग शौक में थे कि मैं इतना कुछ कैसे खरीद गया। एंटीक स्ट्रीट पर मेरा पैसा उड़ाना अब तक फैल चुका था। कई लोग दुआ कर रहे थे कि मैं उनके स्टॉल तक भी पहुंच जाऊं, पर जब उन्होंने मेरे आसपास खड़े 7 बॉडीगार्ड्स देखे तो लूटने या बेवकूफ बनाने का इरादा तुरंत हवा हो गया। सिस्टम ने अगले दिन सुबह बोला, इंटरस्टेलर सिस्टम का हाईएस्ट लॉ, सैटरडे बराबर रेस्ट डे। आज कोई टास्क नहीं। वैसे चाहो तो 10 मिलियन तक खर्च कर सकते हो। मैं नींद से उठा और सोचा, पैसे उड़ाना शुरू में मजेदार लगता है, पर ज्यादा करने पर इंसान सुन्न हो जाता है। मैं नहा धोकर नाश्ता बनाने बाहर निकला ही था कि पीछे से एक मीठी आवाज आई, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। मैं चौंक कर पीछे हटा। देखा बॉडीगार्ड 07 थी। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग 07। वो बोली, ब्रेकफास्ट रेडी है, एनी टाइम ले सकते हो। 7 ब्लैक मैट टाइप आउटफिट में परफेक्ट फिगर के साथ खड़ी थी, बिल्कुल टॉप क्लास बटलर वाइब्स। मैंने पूछा, तुम कुक कर लेती हो? बॉडीगार्ड नहीं हो? मैं सोच रहा था कि बाद में 2 से 3 शेफ हायर कर लूंगा ताकि रोज मुझे खुद ना बनाना पड़े, और इतने बड़े मेंशन में सर्वेंट्स और हेल्पर्स भी चाहिए ही होंगे। 7 बोली, यस यंग मास्टर। मैं गुरमेट वर्ल्ड में शेफ थी। मैंने उसे नए नजरिए से देखा। वाह, मतलब 7 बॉडीगार्ड फ्री में और एक टॉप क्लास शेफ भी फ्री। मैंने पूछा, ब्लू स्टार वाले गवर्नमेंट डिशेस भी बना सकती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, बस टेस्ट कर लो यंग मास्टर। और जब मैं डाइनिंग हॉल पहुंचा, टेबल पर वहां इतना रॉयल ब्रेकफास्ट लगा था कि मैं देखता रह गया। मैं बोला, इतना सारा मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा, बाकियों को भी बुला लो। और हाँ, तुम लोगों के पास चेंज ऑफ क्लोथ्स नहीं है क्या? आज फ्री हूँ, मैनेज कर लेते हैं। मैंने कहा, चलो आज मॉल चलते हैं, मैं तुम सबके लिए आउटफिट्स चुनूंगा। 07 ने तुरंत जवाब दिया, ओके यंग मास्टर, मैं बाकी सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैंने नाश्ता किया और फिर आज की आउटिंग की तैयारी में लग गया। कुछ देर बाद विला के अलग अलग हिस्सों से सारे लोग निकलकर रेस्टोरेंट में आ गए। जब 07 ने बताया कि मैं उन्हें क्लोथ्स दिलाने ले जा रहा हूँ तो सबके चेहरे पे अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। माहौल थोड़ी देर ऑकवर्ड हो गया, लेकिन उन्होंने चुपचाप नाश्ता खत्म कर लिया। जब तक मैं तैयार होकर बाहर निकला 10 बजे चुके थे। मॉल पहुंचते ही मैंने हाथ हिलाया और कहा, आज तुम लोग ओपन हो जाओ, जो पसंद आए जस्ट से इट, आई पे। उन्होंने कहा, थैंक यू यंग मास्टर। मैंने कहा, लो की रहना। अंदर जाकर आराम से कपड़े चुनो, सूट और सनग्लासेस पहनकर मैट घूमना, जो स्टाइल पसंद आए वही पिक करना, मैंडेटरी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स की आंखें चमक उठी। सबसे पहले लिनच बोली, यंग मास्टर, मुझे उस शॉप के कपड़े पसंद हैं। मैंने देखा, वो एक लोलिटा फैशन शॉप थी। सच कहूँ तो वो ज्यादा फ्लैशी स्टाइल मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता था। ओके, पहले इसी शॉप में चलते हैं, बाकी भी देख लेना, जो पसंद आए बताना। हम सब एक जुलूस की तरह उस शॉप की तरफ बढ़े। तभी पीछे से एक जानी पहचानी एरोगेंस से भरी आवाज आई, लिन बे। मैंने मन में सोचा, बस शुरू हो गई जैंटिंग। बिना मुड़कर ही पहचान गया, ये मेरी वो माँ थी जिसे मैंने कभी प्रॉपरली देखा भी नहीं था। मुड़कर देखा, गैस सही था। आज गुबिचे की डिस्चार्ज डे थी और घर जाकर आराम करने की जगह वो मॉल में घूम रही थी। उसने तेवर में कहा, घर में आराम करने की जगह तुम शॉपिंग करने आ गए। लगता है चोट उतनी सीरियस नहीं थी। मैं बोला, इज समथिंग रॉन्ग? वो भड़क गई,
ये कैसा एटीट्यूड है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वैसे भी जियांग यिकिन की मेरे लिए पहले से नेगेटिव इमेज थी। अब मेरी बदतमीजी देखकर उसका ओपिनियन और गिर गया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसा बोलोगी मैं भी वैसा ही बोलूंगा। इशू क्या है? अगर कुछ नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बिजी हूँ, अपने बॉडीगार्ड्स के लिए कपड़े लेने आए हैं। हर सेकंड डिले होगा तो मैं आज का 10 मिलियन डेली इंटरेस्ट खर्च नहीं कर पाऊंगा। बिचन बोला, मैं छोटे भाई को रिकॉग्नाइज नहीं करती और बर्थडे भी सेम है। ये भी कंफर्म नहीं कि कौन बड़ा है, इसलिए बिना प्रूफ मुझे लिन मत बुलाना। उनकी रिएक्शंस देखकर ये साफ था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ब्लंट रहूंगा। वो बोली, कल कहाँ था कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे बैंक्वेट है। गू परिवार के यंग मास्टर होने के नाते तुम्हें आना चाहिए। हम बिचन के लिए सूट लेने आए थे। जीरन मिल गए हो, साथ चलते हैं। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिसमें वॉर्मत नहीं थी, बस वार्निंग थी। ठीक है, जाऊंगा, लेकिन कपड़े मैं खुद चुनूंगा। पेमेंट तुम कर देना। और हाँ, उम्मीद है बाद में रिग्रेट नहीं करोगी। मैं अपने प्लान से बाहर एक भी रुपया वेस्ट नहीं करता। मैंने तीनों को देखा और चलने लगा। पीछे से आवाज आई, रुको। मैं मुड़ा, अब क्या? तुम्हारा इन लोगों से क्या रिश्ता है ब्रदर? फिर तुरंत माँ की तरफ देखकर बोला, डोंट बी एंग्री मॉम, हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे। तुम इतने लोगों के साथ अकेले शॉपिंग कर रहे थे। इसका अधूरा वाक्य पूरा सुनना ही काफी था समझने के लिए कि अंदर क्या सस्पेशन चल रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। बेटर है चुप रहो, मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें यहीं सबक दूं। बिचन ड्रामा करते हुए जंग के पीछे छुप गया, जैसे मैं उसे पीट दूंगा। जंग बोली, तुम क्या करोगे? बिचन अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, क्या उसे वापस भेजना चाहते हो? मैं ऑलमोस्ट स्पीचलेस। भाई, 2 बातें बोले नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच गया। ये इंसान है या कागज की गुड़िया? मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मिस जियांग यिकिन, उम्मीद है समझोगी। मैं तुम्हारे घर में नहीं पला। आज जो खर्च कर रहा हूँ वो अपनी मेहनत के पैसे से कर रहा हूँ। तुम्हारे को फैमिली को मुझे आदेश देने का 0 राइट है। अगर डेट की बात करोगी तो तुम्हारा पूरा परिवार मुझ पर उधार है, मैं नहीं। मेरी बात के बाद जियांग और गुबीचे दोनों चुप हो गए। उन्हें बुरा लगा, लेकिन सच वही था। एक कोने में खड़ा गुबीचे जरूर झर भरी आंखों से मुझे घूर रहा था, लेकिन सामने आते ही फिर वही भोलापन दिखा दिया। मैंने आखिर कहा, ठीक है, अगर कुछ और नहीं तो मेरे सामने से हटो, बिजी हूँ। फिर मैं अपने 7 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर लोलिटा शॉप में चला गया। जियांग यिकिन और गु बीचेन भी पीछे पीछे आने लगे। मॉल में लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे। लोलिटा स्टोर वालों ने मुझे देखते ही वार्मली ग्रीट किया। पीछे से गु बीचेन फुसफुसाया, मॉम, ये तो विमेंस क्लोथिंग है, क्या वो किसी लड़की के लिए खरीद रहा है? फिर उसने खुद को कंपोज किया और एक्टिंग शुरू कर दी। जैसा एक्सपेक्टेड था। बाहर पलकर इसका नेचर पूरी तरह वाइल्ड हो गया है। यकीन, इसे अब से तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। जंग ईचिन बार बार कह रही थी, इस लड़के को हमारे गु परिवार की रेपुटेशन खराब नहीं करने देना है। उसके अंदर बेटे के लिए 1 इंच भी मदरली कंसर्न नहीं था, बस ये डर कि कहीं मैं गु फैमिली पर दाग ना बन जाऊं। ग्विंगन ने 1 सेकंड के लिए बिचन की तरफ देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, लेकिन आखिर में चुपचाप सिर हिला दिया। आई अंडरस्टैंड। उधर यकीन बीचन का हाथ पकड़कर उसी शॉप में चली गई जहां वो लोग अपना फॉर्मल कस्टम ऑर्डर करवाते थे। ग्विंगन ने एक बार मेरी तरफ नजर डाली। मैं विमेंस क्लोथिंग स्टोर में कपड़े ऐसे उठा रहा था जैसे फ्री सेल लगी हो, और फिर उन्हें अपनी लड़कियों के सामने होल्ड करके देख रहा था कि क्या साइज ठीक बैठेगा। वो होंठ भींच कर जांग और बिचन के पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा, यही सब चाहिए, इनके साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दो। आज 7 लोगों के लिए कपड़े लेने थे, इसलिए मैंने लिंच को ट्राई ऑन नहीं करवाया। टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। सेल्स पर्सन का चेहरा ही चमक उठा। उसे समझ आ गया कि आज उसकी दुकान की किस्मत खुल गई। जिनचेन मॉल में मैं वैसे भी अपने खर्चे के लिए मशहूर हूँ। मेरे उठाए हुए कुछ आउटफिट्स ही उनके कई दिन की सेल्स के बराबर हो जाते। मिस्टर लिन, आपके कपड़े पैक हो गए हैं, पेमेंट प्लीज। मैंने बैग लिनचैन को पकड़ा दिया और काउंटर की तरफ चला गया। टोटल 1,28,000। कार्ड ऑनर कैश? मैंने अपना ब्लैक कार्ड दिया। स्वाइप हुआ, पेमेंट कटा। हम लोग दूसरे शॉप की तरफ चल दिए। अब जब सारे मॉल को पता चल गया कि मैं अपने बॉडीगार्ड्स के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, तो हर स्टोर लिटरली मेरे आने का इंतजार कर रहा था। उधर जंग और उसके दोनों साथी जब भी बिचन के लिए ड्रेस चुन रहे थे, उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थी। फिर न्यूज फैली कि मैंने सिर्फ बॉडीगार्ड्स पर ही भारी भरकम पैसा उड़ाया है। और अजीब बात, गुइंगान के अंदर अचानक एक अजीब सी झेलसी उठी। वो मेरी रियल सिस्टर थी, लेकिन मैंने उसे आज तक अकेले कभी क्लोथ्स नहीं दिए, और यहाँ मेरे बॉडीगार्ड्स लाखों के आउटफिट्स पहन रहे थे। गिंगन समझ नहीं पा रही थी कि एक एम्प्लॉयर आखिर अपने गार्ड्स पर इतनी ह्यूज रकम क्यों खर्च करेगा। उसका दिल मान नहीं रहा था कि मैं ये सब जस्ट लाइक दैट कर रहा हूँ। लेकिन तभी जंग ईकिन ने उसे झकझोर दिया। क्या हुआ? ड्रेस चुन लिया? असल में गिंगन शॉपिंग करने के मूड में नहीं थी, लेकिन बिचन ने इंसिस्ट किया तो आ गई। अब उसे देखो, स्टोर में घूम रहा है, ड्रेस चूज कर रहा है, फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा है, और दूसरी तरफ मैं बॉडीगार्ड्स पर पैसा उड़ा रहा हूँ। इससे गिंगान के दिल में अजीब सी टाइटनेस आई, एक ऐसी फीलिंग जिसे वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि मैंने हद कर दी। आखिर वो फैमिली थी, पर मेरे साथ उसका व्यवहार हमेशा वर्स्ट रहा।
कोई बिचन जैसा शांत और आज्ञाकारी नहीं था। टाइम कम था, इसलिए बिचन ने कस्टम ड्रेस ऑर्डर करने की बजाय एक नया, अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ आइटम पिक किया। उन्होंने साफ कहा कि यह ड्रेस एक ही पीस है, एक बार इसे खरीद लिया तो दूसरा किसी भी हालत में बेचेंगे नहीं। आज ही मेजरमेंट्स लेकर इसे ऑल्टर कर दिया जाएगा और कल घर डिलीवर कर दिया जाएगा। बिचन ने पूछ लिया, मॉम और कुछ चाहिए? एक्सेसरीज, वॉचेस? जंग पहले से इरिटेटेड थी। उसने कहा, तुम्हें लिनबे के ड्रेस में हेल्प नहीं करनी। तुमने कहा था वो पहली बार बैंक्वेट अटेंड कर रहा है। अंदर ही अंदर गिंगन के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद मॉम बस मेरे लिए भी कुछ चूज करने में हेल्प करे। आखिर मैं भी उसका बेटा हूँ। लेकिन फिर उसे याद आया, उसे तो मैं पसंद भी नहीं हूँ। मैं जो भी पहनूं उसे इरेलीवेंट लगेगा, तो क्यों उसकी हेल्प मांगू? जांग ने कॉर्नर में लटके कुछ चीप पीसेस की तरफ इशारा किया। उनकी प्राइस 2 लाख से कम थी, जबकि अब भी जो ड्रेस बिचन के लिए लिया था मेंबर डिस्काउंट के बाद भी 1 मिलियन प्लस था। ग्विंगन ने यह कंट्रास्ट देखकर समझ लिया कि क्यों मैं गू फैमिली से दूर रहना चाहता था।